Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to my dear students. I hope all of my students and people who are watching me, you will be fine. Now today we are going to have our second year mathematics. In this second year mathematics we are learning about the vectors. Students, हम लोग जो सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स इसमें वेक्टर के बारे में हम लोग सीख रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग सीख भी चुके हैं इसके बारे में। तो अगर किसी ने मेरा जो वेरी फर्स्ट लेक्चर उसको आप लोगों ने वॉच नहीं किया तो उसको लाजमी तौर पर वॉच आउट कर लें, क्योंकि वहाँ पर जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है ना वेक्टर के बारे में दिए हुए हैं, अगर आप उनको वहाँ से वॉच करते हैं, सीख लेते हैं, देन आपके लिए आगे सीखना बड़ा आसान होगा। वहाँ पर मैंने पूरी डिटेल के साथ बताया हुआ है, तो आप उसको लाजमी तौर पर वॉच करें। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उनका लिंक भी आपको शेयर कर दूँगा। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं इसकी जानिब, अपने जो मेन जो टॉपिक आज का हमारा। चलें, इसको स्टार्ट करने से पहले एक और मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूं कि आप जब वीडियो को वॉच आउट कर रहे होते हो तो उसको एटलीस्ट 360 पर फिक्स अप कर लिया करें और उसको हॉरिजॉन्टली देखा करें, क्योंकि जब आप 360 पर फिक्स अप करेंगे, हॉरिजॉन्टली देखेंगे, देन आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नंबर एक तो ये था। नंबर टू ये है कि मैं अपनी जो सर्विसेज देने के लिए तैयार हूँ, यानी कि अगर किसी भी स्टूडेंट जो मैट्रिक का हो या इंटरमीडिएट का हो या ओ लेवल ए लेवल का हो, जिसको मैथमेटिक्स में कुछ परेशानियाँ हो रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वो मेरे साथ जो है कांटेक्ट करके जो मेरी सर्विसेज ले सकता है, मैं ऑनलाइन उसको टीच कर दूँगा। तो ये तो दूसरी बात थी जो मैंने आपसे शेयर कर दी। चलें, हम लोग अब अपने काम की तरफ आते हैं। जो ये एक्सरसाइज 7.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट्स। सो इसकी स्टेटमेंट मैं थोड़ी सी समझा दूं आपको। ये तीन हमें जो है ना एंगल्स दिए गए। अच्छा, ये भी बता दूं, अब हम लोग वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, वेक्टर इन स्पेस की बात कर रहे हैं। सो याद रखिएगा, अगर हमें एक्स वाई और जी कंपोनेंट दिया जाता तो इसका मतलब वेक्टर इन स्पेस होगा। अगर तीन हमें एंगल्स देते तो इसका मतलब भी यही होगा कि वेक्टर इन स्पेस होगा। अच्छा, ये तीन वेक्टर्स हमें दिए गए हैं। अब वो ये पूछ रहा है कि बताओ ये तीनों वेक्टर्स है डायरेक्शन एंगल्स हैं कि नहीं है। अच्छा, जो लास्ट वन वीडियो थी उसके अंदर मैंने बड़ी पूरी डिटेल के साथ बताया था कि डायरेक्शन रेशो क्या होता है, डायरेक्शन एंगल्स क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है। बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ मैंने बताया, लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसको अब डिस्कस करेंगे और ये चीज़ प्रूव भी करेंगे कि वाकई ही ये आया कि जो एंगल्स दिए गए हैं ये डायरेक्शन एंगल्स हैं भी कि नहीं है। और कल मैंने बताया था, अगर कोई भी तीन वेक्टर्स हमारे पास एंगल्स हो, उनके हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस लें, उनका स्क्वायर लें, अगर सम करें 1 की इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है कि ये तीनों जो एंगल्स हैं ये डायरेक्शन एंगल्स होंगे। अगर वो उनके स्क्वायर्स का सम, कोसाइंस के स्क्वायर का सम अगर ये 1 की इक्वल नहीं आता तो इसका मतलब है ये तीनों वेक्टर्स डायरेक्शन एंगल्स तो नहीं है, सिंपल सिर्फ एंगल्स होंगे। अच्छा, ये बात तो यानी कि दो चीज़ों से आप प्रूव कर सकते हैं। नंबर एक तो चेक करना हो कि किस तरह के आया कि ये डायरेक्शन एंगल्स हैं भी कि नहीं है। नंबर एक तो ये होगा, अगर आप डायरेक्शन कोसाइंस लें, उनका स्क्वायर लेकर सम कर दें, अगर ये 1 की इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये डायरेक्शन एंगल्स होंगे। अच्छा, एक ये भी बात मैंने बताई थी, एक और भी चीज़ मैंने बताई थी, डायरेक्शन साइंस भी लेकर आप प्रूव कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन साइंस में आपको फिर ये प्रूव करना होगा कि अगर प्रूव क्या मतलब देखना होगा कि 2 की इक्वल, यानी कि फिर ये आपको देखना होगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा। अगर ये 2 की इक्वल आ जाए, ये स्पेस की बात कर रहे हैं, स्पेस में कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम, डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम 1 होना चाहिए, डायरेक्शन साइंस के स्क्वायर का सम 2 होना चाहिए स्पेस के अंदर। अगर आप प्लेन की बात करते हैं तो वहां पर डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन साइंस दोनों के स्क्वायर का सम 1 के इक्वल आता है। तो ये बहरहाल हम लोग स्पेस की बात कर रहे हैं, इन दोनों में से कोई आप चेक कर लीजिएगा। अगर तो ये सेटिस्फाई कर दे तो देन ये डायरेक्शन एंगल्स होंगे, अदरवाइज डायरेक्शन एंगल्स नहीं होंगे। अब मैं क्या करता हूँ, बारी बारी इनको चेक करता हूँ। पहला मैं इसको भी कोई लेट करता हूँ, इसको भी और इसको भी कोई लेट कर लेता हूँ। लेट कर लिया, सो फर्स्ट वन जो हो गया ये अल्फा होगा, सेकंड वन जो है ये बीटा हो गया, और थर्ड वन है ये गैमा हो गया। अच्छा, अब ये प्रूव करने के लिए कि ये डायरेक्शन एंगल्स हैं भी कि नहीं है, हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो यहां मैं छोटी सी एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, इफ अल्फा बीटा एंड गैमा satisfy cos square alpha
प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल्स टू 1। इसको अगर सेटिस्फाई कर देते हैं देन these angles will be direction angles। ठीक हो गया। अगर ये इसको सेटिस्फाई कर देते तो ये डायरेक्शन एंगल्स हो गए। आप ये भी लिख सकते थे इसको सेटिस्फाई कर दे तो ये फिर भी डायरेक्शन एंगल्स होंगे। अब मैं इसकी लेने जा रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड। अब यहां पर हम लोग एंगल्स को पुटअप करेंगे। पहला एंगल हमारे पास है 45 कॉस स्क्वायर 45, दूसरा भी 45 का है कॉस स्क्वायर 45, तीसरा 60 का कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। सो कॉस 45, वैसे ये वैल्यू मुझे तो ज़बानी याद है, आप भी कर लीजिएगा। आपको मैंने जो है ना एक ट्रिक भी बताया हुआ था, जो आप चैप्टर नंबर 9 में जाएं वहां पर मैंने बताया हुआ काफ़ी डिटेल के साथ। सो कॉस 45 1/√2 के इक्वल है, ये भी 1/√2 के इक्वल है, और कॉस 60 ये 1/2 के इक्वल है। इसको मजीद आगे आप सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4। जब एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास 4 आ गया एलसीएम। सो 2 + 2 + 1, तो ये आ जाएगा 5/4 विच इज नॉट इक्वल टू 1। तो अगर ये 1 की इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। इट मीन्स के ये सिर्फ और सिर्फ एंगल्स हैं, ये डायरेक्शन एंगल्स नहीं है। सो यहाँ आप दे सकते हैं कंक्लूजन, दीज आर नॉट डायरेक्शन एंगल्स। ये बात खत्म होगी यहाँ पर। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अब मैं एक और पार्ट लेकर करता हूँ, पार्ट नंबर 3 हम लोग करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये है तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट है, उसने 3 एंगल्स दिए हैं, 45, 60 और 60 का दिया हुआ है। उसी तरह आपने लेट करना है, पहले को अल्फा, दूसरे को बीटा, तीसरे को गैमा आपने लेट कर लेना है। अच्छा, अब मैं इससे प्रूव नहीं करूँगा, मैं इससे करना कुछ चेक करना चाह रहा हूँ कि ये डायरेक्शन एंगल्स है। अगर इसने प्रूव सेटिस्फाई कर दिया तो ज़रूर इस पर भी, दोनों पर ही सेटिस्फाई होता है। तो मैं सिर्फ आपके जनरल नॉलेज के लिए कर रहा हूँ ताकि आप इसको सीख जाएं। तो मैंने क्या किया, उसी तरह आपने लिखना है, इफ़ दीज एंगल्स आर इफ़ दीज एंगल सेटिस्फाई दिस वन। पिछली जो मैंने स्टेटमेंट लिखी उसी तरह आपने लिखनी है। देन मैंने क्या किया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, अब मैंने यहाँ पर एंगल्स इनके पुट कर दिया। सो जब मैंने पुट किया तो मैंने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास आ जाता है ये 1/2 प्लस 3/4 प्लस 3/4, तो ये आ जाता है हमारे पास 8/4। तो 8/4 हमारे पास बन जाता है 2। सो 2 आ गए, ये हमारे पास होगी राइट हैंड साइड। अब ये जो तीनों एंगल्स हैं इन्होंने इसको सेटिस्फाई कर दिया, इसको सेटिस्फाई किया, इसको भी जरूर सेटिस्फाई करेंगे। आप खुद से इसका प्रैक्टिकल कीजिएगा, ये समझ लें आपके लिए एक असाइनमेंट है। तो इसको इसने सेटिस्फाई कर दिया, तो यहाँ पर हम लोग अपना कंक्लूजन देंगे, दीज एंगल्स आर डायरेक्शन एंगल्स। सो ये हमारी बात यहाँ पर कंप्लीट होगी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हम लोग एक और इसी एक्सरसाइज की एक और प्रॉब्लम लेकर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो अब ज़रा नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 7.2 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 4 है, इंतहाई इंपॉर्टेंट भी है। ये हमें मैग्नीट्यूड दी हुई है, ये साइन मैग्नीट्यूड का होता है। देखिए मैग्नीट्यूड कह लें, नॉर्म कह लें, लेंथ कह लें, या मॉडुलस भी आप कह सकते हैं। तो ये सभी का नाम मतलब एक ही है, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड उसने दी हुई है ये 3 के बराबर। अब वो कहता है यहाँ से बताओ अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर अल्फ़ा हमारे पास अननोन वैल्यू। अब हमें पता है कि कोई भी वेक्टर है, अगर उसकी हम लोगों ने लेंथ को फाइंड आउट करना है तो उसका फार्मूला क्या होता है, उसकी मैग्नीट्यूड कैसे हम लोग निकालते हैं। हम लोग उनके कंपोनेंट्स का स्केयर लेकर सम करते हैं, उनका जजर ले लेते हैं। ये कंपोनेंट आई का कंपोनेंट अल्फ़ा का स्केयर प्लस जे का कंपोनेंट अल्फ़ा प्लस 1 का स्केयर, के का कंपोनेंट 2 का स्केयर इक्वल्स टू हो गया 3 के। अब इसके स्केयर को ओपन करें
ये हो जाएगा अल्फा स्केयर प्लस स्केयर ओपन किया ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये ए प्लस बी होल स्केयर के हिसाब से मैं ओपन कर रहा हूँ, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab 2ab 2 अल्फा हो गया 2 रेज टू पावर 2 4 इक्वल्स टू किसके हो गया 3 के। अल्फा स्केयर प्लस अल्फा स्केयर इट बिकम्स 2 अल्फा स्केयर, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5 इक्वल्स टू किसके हो गया 3 के। अब इस स्क्वायर रूट को हमने खत्म करना है, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। अब ये इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो बचा क्या हमारे पास 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 5 इक्वल हो जाएगा 9 के। अब 9 को आप लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर लें, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 5 और 9 इधर आके हो गया माइनस का, सो 5 माइनस 9 इट बिकम्स -4। मैं इसको यहां पर करता हूं, सो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 4 इक्वल्स टू किसके हो गया 0 के। तो अब इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, जब 2 कॉमन आएगा तो वो उधर ला के 2 को डिवाइड करेंगे, वो वैसे ही 0 हो जाएगा। तो आप सीधा सीधा लिख दें अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 इक्वल्स टू हो गया 0 के। अच्छा, अब यहां पर जरा गौर करेंगे, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन चुकी है। अब इसका तरीका तो ये है कि आपने इसके अब रूट्स निकालने, अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो 2-3 मेथड हम लोगों ने सीखे हुए हैं, उनमें से एक हम लोग लगा लेते हैं। वैसे जो पहला फैक्टराइजेशन वाला वो सबसे ज़्यादा आसान है, आप क्वाड्रेटिक भी कर सकते हैं, बाय क्वाड्रेटिक बाय कंप्लीटिंग स्केयर किसी से भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये तो सिंपल है, आप कर सकते हैं क्योंकि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। इसके अब पेयर हमारे पास बनेंगे अल्फा स्केयर प्लस 2 अल्फा माइनस अल्फा माइनस 2 इक्वल हो गया 0 के। अब इनमें से कॉमन आ गया अल्फा, इन दोनों में से अल्फा आ गया तो बाकी अल्फा प्लस 2 बच गया, इनमें से -1 कॉमन आया तो अल्फा प्लस 2 इक्वल हो गया 0 के। अल्फा प्लस 2 तो आ गया कॉमन, बाकी अल्फा -1 बच गया इक्वल हो गया 0 के। अल्फा प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और अल्फा -1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अल्फा आ गया -2 और यहाँ से आ गया +1। तो ये हमारे पास 2 वैल्यूज आई हैं अल्फा की, जो कि हमारे पास अननोन वैल्यूज थी, और यहाँ पर आके हम लोगों ने इनको मालूम कर लिया। उम्मीद है इसकी समझ आई होगी। अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं, और नेक्स्ट अब कौन सा आ रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 7.2 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है मैं उसको छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि वहां पर हम लोगों ने सिंपल उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो यूनिट वेक्टर तो आप लोगों ने बड़ा बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सीख लिया है कि कैसे आप लोग यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करते हैं। अगर नहीं है तो आप पता नहीं है तो आप एक्सेस करें कि एक्सरसाइज 7.1 में जाएं, उसका लेक्चर मेरे ख्याल में तीसरा या चौथा है, उसको आप उठा के देखें। वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने यूनिट वेक्टर निकालना सिखाया हुआ है। अदरवाइज यहाँ पर भी आप सीख सकते हैं, अगर क्वेश्चन नंबर 6 को सीख लेंगे तो यहाँ पर भी यूनिट वेक्टर ही सिखाया जा रहा है, तो वो हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, ये ए बी और सी 3 वेक्टर्स उसने दिए हैं, वेक्टर इन स्पेस में, ये स्पेस में है। अच्छा, हमने क्या करना है, इन तीनों वेक्टर्स को यूज करते हुए हमने एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। वो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो कि इस वेक्टर के पैरेलल होगा। अब मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया है कि हर वेक्टर का के पैरेलल वेक्टर एक यूनिट वेक्टर जरूर होता है, हर वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर जरूर होता है जो कि उसके पैरेलल होता है। और ये भी मैंने बताया है कि पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, अगर दो वेक्टर्स में से एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होता है देन दोनों आपस में पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। अच्छा चलें, इस पर काफ़ी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन अब हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक के साथ। इसका हमने क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना। हम लोग क्या करेंगे, इसी वेक्टर को कोई ना कोई लेट करेंगे और ये सारी ए बी और सी वेक्टर्स यहाँ पर पुटअप करेंगे। करने के बाद हमारे पास एक वेक्टर बन जाएगा, और अब जब एक वेक्टर बन जाएगा, सिंगल वेक्टर होगा, तो तब हम लोग क्या करेंगे, उसका यूनिट वेक्टर बआसानी मालूम कर लेंगे। तो ये वेक्टर को हम लोग कोई ना कोई लेट कर लेते हैं। लेट कर लिया, ये वेक्टर v हो गया, सो 3a माइनस 2b प्लस 4c वेक्टर। अब यहां पर आप ऐसा करें, इन वेक्टर्स को पुट कर दें। ए वेक्टर हमारे पास क्या है, ए वेक्टर है 3i माइनस j माइनस 4 के माइनस 2 इंटू बी वेक्टर्स हमारे पास है माइनस 2i
-4j -3k प्लस 4 इंटू सी हमारे पास वेक्टर है i प्लस 2j और -k। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लें, v वेक्टर बराबर होगा 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9i -3j -12k, -2 को करेंगे माइनस माइनस होगा प्लस 4i माइनस माइनस प्लस 8j और माइनस माइनस प्लस 6k हो गया। और इसी तरह इसको करेंगे प्लस 4i प्लस 8j और -4k। अच्छा, अब i वाले i में ऐड कर देते हैं, j वाले j में और k वाले k में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो भी हो सकता करेंगे हम लोग। अच्छा, ये हमारे पास आ गया 9i, सो 9i प्लस 4i, सो 9i प्लस 4i 13i हो गया, प्लस 4i तो 17i बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ गई j की बारी, -3j प्लस 8j तो 5j हो गया। उसके बाद 8j कितना होगा, 16j में से 3j निकाल दिया तो प्लस 13j बच जाएगा। उसके बाद k की बारी आ गई, 6k, ठीक होगा, -12 और -4 -16 और प्लस 6 तो -10k बन जाएगा। अब ये हमारे पास आ चुका है वेक्टर v। अब हमने क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना। और आपको पता है यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर कोई भी वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स को या डायरेक्शन रेशियोज को आप क्या करते हैं, उनकी मैग्नीट्यूड के ऊपर डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास एक यूनिट वेक्टर बन जाता है। या वेक्टर को मैग्नीट्यूड पर सिंपल आप डिवाइड कर दे तो फिर भी यूनिट वेक्टर होगा। आप यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसके ऊपर कैप डालेंगे, वेक्टर ओवर में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर करेंगे तो ये बन जाएगा यूनिट वेक्टर। सो वेक्टर हमारे पास है v, वो है 17i, उसके बाद है प्लस 13j, उसके बाद है -10k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v। हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन सब का स्क्वायर्स लेते हैं, 17 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर। अच्छा, 17 का स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा 289। अब इनके स्क्वायर्स को लेते जाएं और लिखते जाएं, बाद में हम लोग सम कर देते हैं। ये आ जाएगा 17 का स्क्वायर 289, ये आ जाएगा 169 और ये आ जाएगा 100। अब इन सबको आपस में ऐड कर देते हैं। सो 17i प्लस 13j -10k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में कितना आ जाएगा, इन सबको सम करेंगे तो ये आ जाएगा 23 और 300 400 हो गया। सो 400 इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं, 89 और 69, सो 18, उसके बाद आ गया 1, सो 9 प्लस 6 कितना आ गया, 9 प्लस 6 आ गया 15। अच्छा चले, मैं इन सबको एक दफ़ा ही ऐड कर देता, 289, उसके बाद 169 प्लस 100 18 हो गया और 1 आ गया, 9 6 15 1 आ गया, सो 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, सो ये आ जाता है 558। अब आप सबको अलग अलग इस पर डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाई 558i, इसी तरह प्लस 13 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 558j, इस तरह -10 ओवर स्क्वायर रूट 558k। सो ये हमारे पास आ गया इसका यूनिट वेक्टर, जो कि इस वेक्टर के पैरेलल है। सो उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी कि मैंने इसको कैसे किया है। आप इसी टाइप का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, वहाँ पर सिर्फ एक सिंपल वेक्टर दिया गया है, आपने करना क्या है, वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पर डिवाइड कर दें। आप मैग्नीट्यूड पहले फाइंड आउट करके रख लीजिएगा, उस पर अलग से कर ले, पहले करके रख लें ताकि बाद में आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत ना हो, तो आप उसको बआसानी कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 यूँ है, u, v और w हमें 3 वेक्टर्स दिए गए हैं। अच्छा, वो कहता है कि तीनों वेक्टर्स जो है ना, एक जो ट्राइंगल है ना उसकी साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब वो कहता है अगर तीनों वेक्टर्स एक ट्राइंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन यहाँ पर एक हमारे पास अननोन कंपोनेंट है। कोई तीनों वेक्टर्स में से एक वेक्टर दिया है, उसका एक अननोन कंपोनेंट है z, उसको आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। सो पहला वेक्टर u है 2 3 4, इसका कंपोनेंट v के -1 3 -1
W का 1 6 और Z, यहाँ पर ये अननोन हमारे पास जो है ना जो कंपोनेंट दिया जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि देखें, एक ये ट्राइंगल के तीनों वेक्टर्स हैं। सो हमें पता है जो ट्राइंगल होती है, अगर दो वेक्टर्स को सम करें तो हमारे पास तीसरी वेक्टर हमारे पास बनता है। यानी कि अगर हमारे पास है वेक्टर u, ये वेक्टर u, मान लिया ये हो गया वेक्टर v, और ये है तीसरा वेक्टर हमारे पास w। सो इन दोनों वेक्टर्स को हम लोग अगर सम करते हैं, हमारे पास ये तीसरा वेक्टर w वेक्टर बनता है। तो जरा चेक कर लें, 2 - 1 तो 1 बन जाएगा, 3 + 3 तो ये 6 आ गया, 4 - 1 तो ये 3, यानी कि ये हमारे पास वैसे यहाँ पर पता चल रहा है z = 3 के आ रहा है, लेकिन अब हमने ये चीज़ खुद से साबित करनी है। अब सॉरी, एक पूरे प्रोसेस के तहत हम लोगों ने इसको z को फाइंड आउट करना है, तो ये हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एज की बजाय आप सिंस लिख लें, यहाँ सोल्यूशन भी लिख लीजिएगा, सिंस u v and w be the w represents u v and w represent the sides of a triangle, क्योंकि तीनों ये वेक्टर्स जो है ना एक ट्राइंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है दो साइड्स को सम करते हैं तो तीसरी साइड हमारे पास बनती है। तो हम लोग क्या करते हैं, u + v बराबर कर देते हैं w के। हमें वैसे भी यहाँ से आइडिया हो रहा है, u और v को ऐड करते हैं तो w हमारे पास बनता है। u हमारे पास वेक्टर है 2i + 3j + 4k, प्लस v हमारे पास वेक्टर है -i + 3j - k, इक्वल है w वेक्टर i + 6j + z k। अब इनको जमा कर दें, 2i - i तो ये बन जाएगा i, 3j + 3j तो ये बन जाएगा 6j, 4k - k तो बन जाएगा 3k, इक्वल हो गया i + 6j + z k। अब देखिए ये दोनों क्योंकि इक्वल वेक्टर्स हैं, और इक्वल वेक्टर्स का हमें ये सबसे बड़ी खूबी इक्वल वेक्टर्स की तो ये होती है, एक तो मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, जो मैग्नीट्यूड उनकी सेम होती है। दूसरा ये है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट्स हैं ना वो भी आपस में बराबर होते हैं, वो भी सेम ही होते हैं। अब हम लोग यहाँ पर हमें चूंकि z की ज़रूरत है तो z तो k का कंपोनेंट है, यहाँ पर k हमारे पास 3 है और यहाँ पर k हमारे पास z है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बाय कंपेयरिंग, z = 3। सो ये हमारे पास z की वैल्यू आ चुकी है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में जाके मुझसे मज़ीद जो है इसके बारे में आप पूछ सकते हैं और सीख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर इसका रिस्पॉन्ड भी करूँगा। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स दिया गया है, इसका पार्ट नंबर मैंने 2 लिया है। दोनों पार्ट नंबर 1 और 2 दोनों एक जैसे हैं, मैंने पार्ट नंबर 2 लिया है। ये लाहौर बोर्ड में वैसे आ भी चुका है, तो इसीलिए मैंने इसी को पिक कर लिया। पहले वाला आप कर सकेंगे अगर इसको आप लोगों ने सीख लिया तो। अच्छा, क्वेश्चन है कि फाइंड ए वेक्टर। एक वेक्टर हमने मालूम करना है हुज मैग्नीट्यूड इज 4। वो वेक्टर जो कि जिसकी मैग्नीट्यूड 4 है, और वो जो वेक्टर है पैरेलल टू दिस वेक्टर, वो इस वेक्टर के पैरेलल वेक्टर। अच्छा, आप देखें मैंने आपको पहले भी बताया कि हर वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है उसके अंदर एक यूनिट वेक्टर ज़रूर होता है जो कि उस वेक्टर के पैरेलल होता है। तो इसका मतलब है कि अगर हमने वो वेक्टर फाइंड आउट करना हो और जो कि इस वेक्टर के पैरेलल वेक्टर हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस वेक्टर की हम लोग क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करते हैं। अगर हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाए तो हमें बआसानी समझ आ जाएगी कि वो वेक्टर कौन सा है जो इस वेक्टर के पैरेलल है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका पार्ट नंबर जो 1 है वो भी इसी तरह की इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 10 भी है। अगर आप इसको सीख लेते हो तो 10 आप बआसानी कर सकेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इस वेक्टर को सबसे पहले लेट कर लेता हूँ। लेट कर लिया, ये वेक्टर हो गया v। v हमारे पास वेक्टर हो गया। अब इस वेक्टर के पैरेलल हमने एक वेक्टर निकालना है जिसकी मैग्नीट्यूड है 4, और बाकी ये वेक्टर जो जिसके पैरेलल वेक्टर वो ये वाला दिया है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। सो यूनिट वेक्टर के लिए हम लोग पहले इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं।
ये आ जाएगा 1 + 1 + 1, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट में 3 आ गया। अच्छा, अब यूनिट वेक्टर निकालते हैं। यूनिट वेक्टर ऑफ v इक्वल हो गया वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सो वेक्टर हमारे पास है -i + j + k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v हमारे पास है स्क्वायर रूट में 3। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने वो वेक्टर निकालना है जो कि इस वेक्टर के पैरेलल है और उसकी मैग्नीट्यूड है 4। सो आपने क्या करना है, यहां पर लिखना है रिक्वायर्ड वेक्टर। क्या करना है, इस वेक्टर को, जो यूनिट वेक्टर निकालना है, जो जिसके पैरेलल वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड 4 है, उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। सो ये आ जाएगा 4 ओवर स्क्वायर रूट में 3 i -i + j + k। अब आप ऐसा करें कि इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -4/√3i। मैं दूसरी तरह आप लिख लें इनको, यूनिट वेक्टर के जो जिस तरह उसने दिया आप भी उसी तरह लिख, यहां पर भी कर लीजिएगा। ये आ गया। उसके बाद +4/√3j, उसके बाद +4/√3k। सो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया। स्टूडेंट्स देखें, ये इस तरह है कि मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास जैसे कि यही मैं ले लेता हूँ, इसी वेक्टर को ले लेता हूँ। ये वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर ओवर में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। सो वेक्टर हमारे पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। अब देखिए, ये मैग्नीट्यूड तो हमें पहले ही उसने 4 दी हुई है, ये 4 पहले ही दी हुई थी, मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया। अच्छा, साथ में क्या हमारे पास आ रहा है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हमने ये निकाला। अच्छा, अगर मैग्नीट्यूड को उससे मल्टीप्लाई कर दे यूनिट वेक्टर से, तो उसके पैरेलल हमें एक वेक्टर मिल गया, वो जो कि हमारे पास ये आ चुका है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आप लोगों ने खुद से अटेम्प्ट करना। उसमें इतना है कि एक में तो बता रहा है कि वो वेक्टर निकालो जिसकी जो है ना वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, और लेकिन उसकी जो लेंथ है वो 5 दी। अगर 5 दी गई है लेंथ, तो आपने -5 से एंड पर मल्टीप्लाई करना। इस तरह 2 वेक्टर्स कहीं पर कहता है, तो 2 वेक्टर्स का मतलब है एक को आपने +2 से मल्टीप्लाई करना, दूसरे से -2 से करना। तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज मैंने वाइंड अप कर दी है। तो फिर भी आपको कोई ना कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जो इसका डिस्क्रिप्शन दी है उसके अंदर मैं व्हाट्सअप का नंबर अपना ज़रूर शेयर कर दूंगा। अगर किसी को कोई मसला हो तो वो वहाँ पर आके मेरे से व्हाट्सअप पर जाकर रब्ता करके पूछ सकता है। उम्मीद है इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोगों की मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।